में चले थे, हमारे बिहार के हाजीपुर वैशाली में पहुंचते हैं, आलार कलाम से मुलाकात होती है, जो गया पहुंचने के साथ ही 6 वर्ष की तपस्या के साथ ही वह सिद्धार्थ बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी आत्मा चूंकि महान हो जाती है। महात्मा बुद्ध, महात्मा का श्री यहां से वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सिद्धांत में ब्रह्मचर्य जोड़ने का भी काम किया, जो हमेशा आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चन में पूछता भी है। अंतिम तीर्थंकर के रूप में वैशाली के कुंदग्राम में जन्म लेने वाले वर्धमान महावीर इतनी समझता को होनी चाहिए, जो बिहार होने के चलते शायद वह बिहार की धरती जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में न केवल भारत विश्व के देशों को ईरान फारस तक के सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने में तनिक भी पीछे न हटे। सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दी 305 की घटना है और घबरा करके विश्व के देश अपने आप से ही संधि समझौता सेल्यूकस निकेटर क्या किया, न केवल हार स्वीकार कर लिया बल्कि अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से। कुछ क्षेत्र जो उनके पास थे, कंधार आदि का क्षेत्र, वही को दे भी दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथियों का जखीरा दिया था। जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तो कन्फर्म है कि एक नहीं अनेक शासक हमारे मगध साम्राज्य में बने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, चूंकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोकादिग्रेड। अशोकादिग्रेड जिसे कम्माशोक, चंडाशोक और धम्माशोक के नाम से जाना जाता है, यह जब शासक बना किसी का दिल नहीं था किसी के सामने आकर के लोहा ले सके। कलिंग युद्ध जब यह लड़ता है 261 ईस्वी पूर्व में, यह खुद से धर्मात्मा बनता है, लेकिन धर्मात्मा उतना ही बनता है जिससे साम्राज्य को नुकसान नहीं। और जो 269 में अपना राज्याभिषेक कराया हो, अपने चंडालपन के लिए बाल पकड़ के किसी का गर्दन काट देना, इसकी तो आम बात हुआ करती थी। और सजा इतनी कड़वी कि लोग सुनकर कहीं डरा करते थे, काहे के लिए ड्यूटी करे। लेकिन जैसे ही यह शासक बनता है, जैसे ही यह 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध लड़ता है, उसी समय से यह जब लाखों लोगों को बंदी, लगभग 1.5 लाख लोगों का वहां पे कलिंग में हत्याएं देखता है और खून की नदियां बहता देखता है, वहीं से इसका मन अशोक का मन द्रवित होता है और वहीं से यह देखता है कि अब चूंकि वह बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं प्रेरित पहले से हो रहा था और अब पूरी तरह से युद्ध करना त्याग देता है और केवल धर्म की नीति का पालन करने की शुरुआत न केवल खुद करता है बल्कि प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करता है। अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका दौरे पर भेजता है धर्म के प्रचार के लिए। और यही स्थिति हो जाती है कि अब इसके साम्राज्य में प्रजा जो है सकुशल और चैन से। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की अशोकादिग्रेड की धरती है। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की धरती, और यह पहला वैसा राज्य जो पूरे देश लेवल पर न केवल भारत बल्कि विश्व के देशों पर अपना छत्र छाया छोड़ा हो, छाप छोड़ा हो, विजेता बना हो। और आज उसी बिहार की यही स्थिति हो गई है कि 27 स्टेटों में सबसे निचली पैदान पर, एजुकेशन में सबसे नीचे, बेरोजगारी में सबसे नीचे, और हर जगह सबसे निचली पैदान पर यह देखने को मिल रहा है। कोई कल कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इतने सारे सरकार गवर्नमेंट आने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में है, स्टेट गवर्नमेंट साथ में है, 15 सालों से दोनों मिलकर के चला रहे हैं, फिर भी लेबर स्टेट का दर्जा इसे नहीं समाप्त हो रहा है। और एक सूट के फैक्ट्री तक हम चाहे कितना भी वो अलग कुछ भी करें, लेकिन हकीकत यह है
कि हमारे बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बिहार के लिए बस एक लॉलीपॉप होता है ना, जब बच्चे रोते हैं तो कुछ पकड़ा दिया जाता है कि उससे खुश हो जाए, वही चीज बिहार में। कि अगर कुछ हम परेशान करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ घटनाएं हो जाती है तो कुछ पैकेज दे दिया। यानी ये तो कभी कभी बात यह हो जाती है कि बहुत कोई भूखा हो और कुछ मांग रहा हो तो 2 रोटी उसके झोले में डाल दो। यह बिहार के साथ नाइंसाफी क्यों किया है? अभी 15 साल के शासनकाल में, अभी 15 साल के शासनकाल जो अभी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ में है। आज तक अगर यह कोई बता दे कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है, पूरे देश में लोग जाते हैं और पूरे देश का धान, गेहूं, मंदिर, मस्जिद, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सपनों की नगरी मुंबई, और हर एक जगह पर सारे बिहारी टीका लेकर के काम करते। ये सारा लेबर का काम, पूरे देश लेवल का लेबर का काम कि बिहार को ही मिलता है। जरा मुझे यह बता दीजिए कि इस बिहार को कब तक लेबर स्टेट के रूप में रखना चाहते हैं? यह अप्रत्यक्ष रूप से बिहारियों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अगर यह बिहारियों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है कि हम यह जानते हुए कि एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, कल कारखाने, रोजी रोजगार व्यवस्थाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और कुछ भी सरकार नहीं दे रही है। ये किसकी सरकार और किस तरह की सरकार गवर्नमेंट के लिए भाई? क्यों हम ही सबसे पीछे रह रहे हैं? क्यों बिहार से ही जितनी ट्रेनें जाती है फुल होकर के जाती है? क्यों यूपी से ही जो ट्रेनें जाती है फुल होकर के जाती है? झारखंड से ही जो ट्रेनें जाती है फुल होकर के जाती है? बाकी साउथ या अन्य राज्यों से क्यों नहीं ट्रेनें फुल होकर के अन्य राज्यों के काम करने के लिए जाया करती है? ऐसा क्यों हो रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को नहीं जानती? क्या स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को नहीं जानती? क्या यह नहीं जानते कोई कि हमारे बिहारी ट्रेन में भर करके नहीं, ट्रेन में बैठ करके नहीं, मूसे की तरह ठूसा करके जाते हैं, जानवरों की तरह दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में जाकर के कमाई करते हैं? ऐसा होता है क्या? सरकार आज तक यह नहीं जानती है कि ट्रेन जब बिहार से बिहारी जब ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा पलायन करते हैं तो कुछ ट्रेनों की भी व्यवस्था ज्यादा कर दी? क्या यह व्यवस्था नहीं है? क्या बिहारियों के लिए कोई विशेष कल कारखाने, बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, मैनेजमेंट कॉलेज आदि कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोले जा सकते हैं? क्या कहां यहां पे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगा सकती? क्या बिहारी लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या वाला केवल वोट बैंक बन करके रह गया? क्या हम वोट देने लायक ही बचे हुए हैं? क्या हम दूसरे के पिछड़गु लायक ही बचे हुए हैं? हमारी कोई औकात नहीं है? ये तो बात वह हो गई कि आप जैसे मन करे वैसे चलिए, केवल वोट बैंक के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आकर के और बड़ी बड़ी भाषण, लंबी चौड़ी भाषण दे जाते हैं और कुछ ऐसे भी बोल जाते हैं कि सिकंदर को गंगा नदी तक बुला देते हैं हमारी बिहारियों को बाराई करने के लिए। और कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग इस चीज को ना भी समझते हैं, जो कभी गंगा नदी तक दर्शन भी नहीं हो पाया था सिकंदर का, उसको भी बुला देते हैं। तो अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बावजूद इसका भी ध्यान रखना होगा कि कुछ काम भी करें बिहारियों के लिए। जरा मुझे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं मानता हूं रोड और बिजली की व्यवस्थाएं सुधरी है, बिजली और रोड की व्यवस्थाएं कुछ सुधरी है, लेकिन क्या बिजली और रोड से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या लोगों को इससे सबको रोजगार, एजुकेशन मिल जाएगा? क्या सब अपने इच्छा के अनुसार मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोर्स कर सकेंगे? क्यों जाना पड़ता है बिहारियों को? क्यों जाना पड़ता है अदर स्टेट में बिहारियों को? क्यों जाकर के दूसरे जगह पढ़ना पड़ता है? क्यों कॉलेज बिहार में नहीं है? क्यों सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां केवल गुजरात में ही है? अगर ये बहुत अच्छी बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति, उनकी मूर्ति सबसे पहले वो वहां पे बनाई गई, ये बहुत अच्छी बात है, तीर्थस्थल बनना चाहिए। क्या बिहार में वैसे कोई महात्मा नहीं मिला जो बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जा सके? क्या बिहार में कोई वैसा महापुरुष नहीं दिखा जो बिहार में भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके?
अरे हमारे बिहार में गंगा नदी जो भारत की एकलौती राजधानी बसी हुई है, पटना, एकमात्र राजधानी, दूसरी राजधानी भारत में नहीं है। और एकमात्र राजधानी जो पटना बसी हुई है, अरे इसको तो हम नहीं, देश नहीं, विश्व मानता है गंगा को सबसे पवित्र नदी के रूप में। और वहां पे कोई पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। महात्मा बुद्ध की, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। क्या चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं था? क्या जिस गांधी ने पूरे देश को आजाद कराने में कई बार आमरण अनशन किए थे, क्या नहीं किए थे देश के लिए? जिसको पहली बार महात्मा की उपाधि इसी बिहार में मिली, क्या उनकी मूर्ति यहां पे बहुत बड़े रूप में, तीर्थाटन के रूप में नहीं लगाई जा सकती? जिस बिहारियों के पास यूपीएससी निकालने की क्षमताएं सबसे ज्यादा है, अधिक से अधिक संख्या में निकाला करते हैं, क्या उसके पास बहुत बड़े कल कारखाने और फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा करके उनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में? क्या गवर्नमेंट ये क्या सोच रही है कि बिहार को केवल लेबर स्टेट के रूप में रखना है, इनको मजदूर बना करके रखना है, और पूरे भारतीयों का, पूरे भारत के राज्यों का काम और पूरे भारतीयों को मजदूर के रूप में अगर कोई चले काम करेगा तो बिहारी नहीं करेंगे? क्या पूरे बिहारी यह ठेका लेकर के रखे? बिहारी यूपी और झारखंड वाले पूरे देश का ठेका लेकर के रखे? तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जरा आप सोचिए कि इतने दिन गुजर गए, 15 साल तक अभी दोनों साथ चल रहे हैं। 15 साल आप पहले लालू जी के जमाने में यह कह रहे थे कि उन्होंने गलत किया, या जो भी आपने कहा, अगर उन्होंने गलत किया तो जनता ने उन्हें नकार भी दिया। आप मुझे यह बताइए कि क्या 15 साल में एक रोड और एक बिजली ठीक होनी चाहिए? क्या 15 साल में यही दो काम महत्वपूर्णता से रह गया और उसी से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या सभी लड़के और लड़कियां इससे एजुकेशन पालेंगे? मुझे यह बता दीजिए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा कॉलेज, कितना बड़ा मैनेजमेंट और कितने बड़े रोजगार के साधन यहां उपलब्ध हुए। अरे हम अगर चाहें तो सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल के रूप में हमारा बिहार विकसित हो सकता है। उसके इससे अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सकता है। आप बना करके देखिए तो ये वैशाली के कुंडग्राम में जन्म लेने वाले 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, आप उसको पर्यटन स्थल में बना करके देखिए। मुंबई का जुहू बीच क्या है? अगर गंगा में आप चाहिए तो पटना की राजधानी में आप ऐसे गंगा बीच का निर्माण कर सकते हैं जो सुप्रसिद्ध और सबसे शुद्ध तथा सबसे पवित्र नदियों के पास जो बीच होगा, लोग न केवल देखेंगे बल्कि स्नान भी करेंगे, पवित्र भी होंगे, धार्मिक रूप से कुशल होंगे। आप जानते हैं कि गंगा में नहाने के बाद चर्म रोग नहीं होता है, स्किन डिजीज नहीं होता है। ऐसी उसकी पानी की और उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिसकी चर्चाएं मैं कहूंगा केमिस्ट्री में चल करके, लेकिन उसमें नहाने के बाद चर्म रोग नहीं होता। तो हमारा तो बीच जुहू बीच से बेहतर है, हमारा तो बीच उस चेन्नई बीच से बेहतर है, हमारा तो बीच उस केरला से भी बेहतर है। लेकिन इच्छा शक्ति कहां है किसी को बनाने की? कहां किसी का दम है जो बना दे? यहां पर कौन यहां पर रोजगार पैदा करना चाहता है? ये तो हवाई चीजें हैं। कुछ रोजगार में ग्लास वाला वो बन गया, ग्लास ब्रिज हो गया, नालादा उनका जगह है, जो मन करता है अपना करते हैं, बाकी जगहों को करते हैं, लेकिन जो वो नहीं होता है। एक भोजपुरी में कहावत है कि उजियाए सतुआ पीतर लोग का दान वाली दशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ध्यान रखिए, वो चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो और चाहे बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री को लगाना हो, अधिकांश गुजरात लेकर के चले जाते हैं। मुझे बोलने में इसलिए एतराज नहीं है ना कि यह सबसे सत्य है और कटु सत्य है। अगर नहीं ऐसा है तो बिहार में क्यों नहीं बैठ रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्री? बुलेट ट्रेन गुजरात से ही क्यों चली? वो दिल्ली से क्यों नहीं चल पाई? वह दिल्ली से क्यों नहीं चल पाई? हमारे बिहार के लिए कौन सा वैसा विशेष और स्पेशल पैकेज और स्पेशल ट्रेन आप चला रहे हैं? जरा मुझे बता दें। क्या छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे काम को आप बहुत अच्छे काम किए। मुस्लिम स्त्रियों के लिए 3 तलाक ला दी, आपने 370 हटा दिया, आपने ईडब्ल्यूएस वर्ण आरक्षण दिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह क्या बिहार के लिए है?
या क्या बिहार के लोगों को इससे रोजगार मिल जाएगा? क्या इससे बिहार डेवलप हो जाएगा? क्या इससे बिहार विकसित हो जाएगा? क्या हम बिहारी आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमारे बिहारी युवाओं को इसी तरह का लॉलीपॉप दे करके और जिंदगी भर लेबर स्टेट के रूप में रखना है? क्या करते हैं आप? कौन सा काम करते हैं? अगर ऐसा ही बिहारियों को लेबर स्टेट के रूप में ही रखना है, मजदूर बना करके ही रखना है, हम केवल दूसरे की सेवा करने के लिए रह गए हैं, कुछ नहीं है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, बिहार केवल लेबर स्टेट के रूप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर है तो मुझे कोई बता दे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। मैं ये तो वीडियो वायरल भी करूंगा कि मुझे यह बता दे कि कोई बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगी हो और यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बड़े कॉलेज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा उद्योग धंधा, बहुत बड़े यहाँ पर निबंधन, कोई भी काज हुआ हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 2 काम हुआ है 15 साल में। कुछ रोड जरूर बने हैं, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे बता दें कि क्या हुआ, कौन से रोजगार के साधन हमारे यहाँ उपलब्ध हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि प्रति साल 2 करोड़ का रोजगार मिलेगा, 2 करोड़। मुझे यह भी बता दे कि जब चुनाव आता है तो यह घर बन जाता है बिहार। चुनाव कि केवल हम वोट बैंक हैं, बस हमारे लिए होता कुछ नहीं है। 15 सालों में जो हुआ उसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हर स्थितियां एक एक चीज पता है। और हम इतने, हमारे यहाँ लड़के जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दिन रात लगते हैं, क्या दशाएं उनकी होती है, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा जी। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है कि जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं क्या उन पर दशाएं गुजरती है, और वह भी गवर्नमेंट जॉब लगभग ना के बाहर वैकेंसी निकल रही है, जो वैकेंसियां उसको काटी जा रही है। चलिए, आपका जो मन है कि बिहार को और भारत को अमेरिका बना दें, पूंजीवाद की नीति यहां पर लागू कर दें, निजीकरण कर दें, चलिए इससे भी सीमा। लेकिन उस निजीकरण के लिए आपने कौन सा फैक्ट्री लगाया? उस निजीकरण के लिए आप लोगों को रोजगार के लिए कौन सी शिक्षाएं दे रहे हैं? एक कौशल विकास केंद्र जो भारत का 8वां और बिहार का पहला कौशल विकास केंद्र जो अफौर, छपरा जिला के अफौर में लगा, आज वो भी बंद पड़ा हुआ है। लोग उससे रोजगार पाते, बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसमें, बहुत खर्चे करके उसको नितिन गडकरी जी, तेजस्वी यादव जी और बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसका उद्घाटन किए। आज उसका मरघाटन क्यों नहीं कर दे रहे? क्योंकि मरघाटन पर पहुंच गया है। उसका उद्घाटन हुआ था, अब मरघाटन में है, अब मर चुका है। क्या कर रहे हैं? मुझे इसलिए इस चीज का डर नहीं कि मैं भी भारत का भारतीय हूं, और मुझे इस कहने में परहेज नहीं कि हमारे सभी भारतीय, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जब गए थे 1993 के शिकागो सम्मेलन में, जब 1893 के शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जब गए थे और अपने हिंदू धर्म का पताका वहां पर गाड़ने के लिए मजबूत स्थितियों में अपने हिंदू धर्म को रखे थे, 70 मिनट के भाषण में उन्होंने यह दिखा दिया था कि भारत ही नहीं, विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं जो भारतीय हिंदू धर्म के आगे टिक पाए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उस समय के शिकागो धर्म सम्मेलन कह रहा है, 1893। और उस समय की घटनाओं को देख करके पूरे विश्व लेवल पर यह चर्चाएं हुई और स्वामी विवेकानंद को उतनी इज्जत प्रतिष्ठा वहां पर मिलने लगी कि वहां पर एसी वाले रूम में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सोफे पर सुलाया जाने लगा, लोग उनकी इज्जत करने लगे। जानते हैं क्या हुआ था? जब बड़े सोफे पर वह सो रहे थे स्वामी विवेकानंद, रात में उतर करके नीचे फर्श पर सोना शुरू किए और कहे कि मेरे भारत के लोग नमक रोटी के लिए तरसते हैं और मुझे यह एसी और ये पंखे और ये सोफा मैं सो रहा हूं, यह मुझ पर खिलाने की बात है। तो मैं एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर यह कह रहा हूं कि हमारे बिहार को किसी तरह का स्पेशल दर्जा नहीं मिल रहा है, नीतीश जी लगातार भूखते रहे, बोलते रहे स्पेशल राज्य के दर्जे के लिए, विशेष राज्य के पैकेज के लिए, आज तक कोई सुनवाई हुई क्या? कभी कोई सुनवाई होती है क्या? अरे ये गलतियां हमें भी है और ये गलतियां करा दी जाती है, होती नहीं है, करा भी दी जाती है। जैसे ही चुनाव आता है हम जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच
नीच फल्ला चिल बन जाती है। और क्या करते हैं? मोदी जी बहुत बढ़िया, फलाना बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। अरे क्या बढ़िया है? जरा आपने 12 करोड़ की जनसंख्या के बारे में कभी सोचा? कभी झारखंड के युवाओं के बारे में सोचा है जो जाकर के मुंबई में झाड़ू पोंछा भी किया करते हैं? बिहारियों की भी वही दशा है, कुछ यूपी वालों की भी वही दशा है। आपने कब सोचा है? क्या 27 स्टेट को पूरा ठेका, पूरा लेबर, पूरा झाड़ू पोंछा लगाना का कार्य केवल बिहारी ही करेंगे? बाकी हम मशीनों से, टेक्नोलॉजी से नहीं की जा सकती, रोबोट से नहीं किया जा सकता। या बिहारी पूरे कचरे बैठे हुए क्या करते हैं? कौन सा काम करते हैं? क्या सोचते हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं? और कुछ भी नहीं होता है। जब भी चुनाव आएगा ये अपना पूरा कैंप बिहार में गाड़ देंगे। जैसे ही चुनाव आएगा अपना पूरा कैंप बिहार में, और लगेगा कि अब फैक्ट्री आ गई है। जिस तरह से फैक्ट्री चुनाव के समय में यहां पर आता है, अगर वैसे ही नेताजी लोग, मंत्री लोग और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अगर दोनों लोग मिलकर के इस तरह का कैंप उद्योग धंधों के लिए लगा देते, तो मैं उनका जिंदगी भर शुक्रगुजार होता और उनके जिंदगी भर तल विचारता कि आज मेरे बिहारियों को सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी नहीं होता है, नहीं होता। ये तो केवल पिछड़ों की घटना हो। पीछे पीछे लगे रहो, पीछे लगे रहो, उनकी बात सुनते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो और वोट देते रहो। हम 1.25 अरब जनसंख्या में 12 अरब हम, लगभग 22 अरब यूपी और लगभग 7-8 करोड़ से लगभग 12 करोड़ बिहारी, 22 करोड़ यूपी और लगभग 7-8 करोड़ ये बैठे हुए हैं ना हम लोग झारखंड। और पूरे देश की सेवा का ठेका हम ही लोग तो लिए हैं। इसलिए यह बात निश्चित रूप से यह पहुंचनी चाहिए कि जो भी हो रहा है बिहार के लिए नाइंसाफी हो रही है, बिहार के लिए कतई कुछ नहीं होता है। और देख लीजिए न्यूज चैनल पर जाकर के देखिए, लोग इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, होता क्या है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं न केवल आप लोगों को इस क्लास में, बल्कि मैं आदरणीय सभी मंत्रियों, पदाधिकारियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम बिहार के दर्द को, बिहार के युवाओं, युवतियों और यहाँ के लोगों के दर्द को महसूस करते हुए यहाँ भीख न दें। ये भीख ही है ना, पेंशन क्या है? भीख है कि चलिए वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है कि आप बुढ़ापे में कुछ दे रहे हैं। एक बात बताइए कि ये तो भीख हुई कि तू जिस दिन बूढ़ा होगा महीने का 500,000 हम दे देंगे। ये भिक्षा नहीं दी। आप फैक्ट्री इंडस्ट्री लगवाइए, कल कारखाने लगाइए, पर्यटन स्थल के रूप में खोलिए, ये गंगा नदी पर बीच बनवाइए, वर्धमान महावीर की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाइए, यहाँ के लिए उद्योग धंधे, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में बिहार विकसित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति हो तब। एक ग्लास ब्रिज से आपका पर्यटन स्थल विकसित नहीं हो जा रहा है। एक से एक जगह है यहाँ पर विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और डेवलप कहाँ किया जाता है? जहाँ कम डेवलपमेंट हो। तो बिहार कम डेवलपमेंट वाला जगह है जहाँ पर विकसित किया जाता है। सबसे ज्यादा समतलीय स्थल है। कुछ नेताओं और कुछ लोगों का यह कहना है कि लैंडलॉक प्रदेश है। लैंडलॉक प्रदेश है, यही आपको लैंडलॉक प्रदेश मिलता है, इसीलिए अपने आप में दिक्कत होती है। आप जानते हैं लैंडलॉक प्रदेश? आप यह जानते हैं कि जापान अपना होटल भी पानी में बना करके रखे हुए, उसके पास जगह जमीन नहीं है, समुद्र के नीचे भी, समुद्र के ऊपर भी, और जगह की व्यवस्था करके रखा। अगर गंगा नदी को पूरी तरह से कलकत्ता से काट करके पूरी गहराई के साथ एक स्वेज नहर जैसी स्थिति बना दी जाए तो आने वाले दिनों में हर परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हमारा बिहार जो होगा सबसे ऊपरी स्तर में बन जाएगा, सबसे ऊपरी दशा में बन जाएगा। लेकिन हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को, खास करके जो वैधानिक रूप से कानून बनाने वाले हैं, उनको तनिक इसकी चिंता नहीं है। चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और आने वाले दिनों में फिर से इसकी चर्चाएं करूंगा। तब तक के लिए